5 डेज़ का एसएसबी इंटरव्यू होने के बाद जो कैंडिडेट्स एसएसबी मेडिकल के लिए रिकमेंड होते हैं, सिर्फ उन्हें ही सेंटर में रुकना होता है। जैसे ही आपकी एसएसबी इंटरव्यू की कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, उसके अगले दिन ही एसएसबी मेडिकल की फर्स्ट डे की शुरुआत हो जाती है और इसका भी पूरा प्रोसीजर करीबन 4 से 5 दिनों का होता है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं। तो दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन से आपको पता लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी मेडिकल की पूरी प्रोसीजर के बारे में। यानी इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, आपको कहाँ रिपोर्ट करना होगा और साथ ही साथ डे 1 से डे 5 तक का स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू की पूरी प्रोसीजर की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट्स एसएसबी मेडिकल के लिए रिकमेंड होते हैं, उन्हें उनके सेंटर से वहीं के मिलिट्री हॉस्पिटल में बस से ले जाया जाता है। जैसे अगर आपका सेंटर एसएसबी इलाहाबाद है तो आपको इलाहाबाद के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7:30 बजे होता है। यानी इससे पहले आपको वहां रिपोर्ट करना होता है और यहीं से आपकी फर्स्ट डे की शुरुआत होती है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एसएसबी के लिए परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि कमेंट सेक्शन में इसके बेस्ट कोचिंग के बारे में पूछते हैं। तो मैंने पता किया है कि अनअकैडमी में जैसे पहले एनडीए और सीडीएस की कैटेगरी थी, वैसे ही अब एसएसबी की भी कैटेगरी है। और अगर आप एसएसबी कैटेगरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे एसएसबी कैटेगरी में जाके सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद उसका प्राइस दिख जाएगा। जो प्राइस लिखा हुआ है उसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप VSC10 रेफरल कोड लगाते हैं तो। और अभी कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है। एनडीए का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने से एसएसबी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जो कि 1 से 31 जुलाई तक ही एप्लीकेबल है। और आपका एनडीए, एयरफोर्स XY, नेवी, इनका प्राइस 15 जुलाई से बढ़ने वाला है। तो जल्दी से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप एमएच रिपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपको कुछ फॉर्म भराया जाता है, जिसमें करीबन 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। फिर आपको एक नया चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है। उसके बाद आपका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिया जाता है और यह आपको पैथोलॉजी लैब में सबमिट करना होता है, जिसका रिजल्ट आपको उस दिन नहीं बताया जाता, बस आपने जो फॉर्म भरा था उसमें लिख देते हैं। उसके बाद कोई डिसाइडेड नहीं होता कि अगले दिन ही या उसी दिन आपका कौन सा टेस्ट होने वाला है। आई का भी हो सकता है, ENT का भी हो सकता है। ये नर्सिंग असिस्टेंट पे डिपेंड करता है कि वे आपको कौन सा टेस्ट के लिए ले जाते हैं। बट जनरली इसके बाद आपका आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट के लिए आपको आई OPD में ले जाया जाता है। वहाँ पे आपकी आई की पावर को चेक किया जाता है मशीन के द्वारा। फिर डॉक्टर आपको अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल डिजिट्स या नंबर को पढ़वाते हैं। फिर आपको एक आँख क्लोज करके पढ़वाते हैं। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। इसके लिए आपको कुछ इस तरह की शीट्स दिखाई जाती है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और कुछ शेप्स बनी हुई होती है। आपको बस पढ़ना है और बताना है कि इसमें कौन सी अल्फ़ाबेट लिखी हुई है, कौन सा डिजिट लिखा हुआ है और कौन कौन सी शेप्स बनी हुई है। यह चेक करना चाहते हैं कि आपकी आई कलर को डिस्टिंग्विश कर सकती है या नहीं। इस टेस्ट को करने के बाद आपको एक डायलेटिंग आई ड्रॉप दिया जाता है कुछ और टेस्ट करने के लिए, जैसे कि आपकी आँखों में कैटरैक्ट या प्यूपल में कोई स्पॉट तो नहीं। आई ड्रॉप के कारण 15 से 20 मिनट तक आपको धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि उस टाइम आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट एंटर करता है, जिसके कारण आपकी प्यूपिल छोटी हो जाती है और आपको धुंधला दिखाई पड़ता है। तो यह था पूरा आई टेस्ट का प्रोसीजर। इसके बाद आपका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होता है। एक्सरे में आपका सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होता है, जिसमें वे आपका रिब केज और स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं कि कहीं वो क्रैक तो नहीं। चेस्ट एक्सरे होने के बाद आपका अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके लिए आपको बहुत सारा पानी पीना होता है ताकि आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाए और आपकी रिपोर्ट अच्छी आए। इसमें जनरली किडनी, लीवर और किडनी में स्टोन को चेक किया जाता है।
तो इस तरह से आपका फर्स्ट डे कंप्लीट होता है। हो सकता है कि अगर आपका कुछ टेस्ट पहले दिन में ना हुआ तो दूसरे दिन में लिया जाता है। सेकेंड डे यानी दूसरे दिन में आपका जनरली ENT टेस्ट होता है, यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट टेस्ट। इसके लिए आपको ENT डिपार्टमेंट ले जाया जाता है और एक ऑटोस्कोप नाम की एक मशीन होती है जिससे आपके दोनों कानों को चेक किया जाता है। और अगर आपके दोनों कानों में किसी प्रकार की डिफेक्ट नहीं है, यानी आपका ईयर ड्रम सही है और भी कुछ चीज़ें चेक किए जाते हैं, सब सही होने पर आपको नोज टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपके ईयर में कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं तो उस केस में आपको TR मिलता है, यानी टेम्पररी रिजेक्शन। मगर वैक्स के केस में आपको कोई TR नहीं मिलता क्योंकि यह आसानी से क्लियर हो जाता है। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि आखिर कौन कौन से केसेस में आपको टेम्पोररी रिजेक्शन या परमानेंट रिजेक्शन मिलता है और ये TR और PR एक्चुअली में होता क्या है, तो इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो दोस्तों, ईयर के बाद आपकी नोज टेस्ट होती है। इसमें एक कैमरे वाली छोटी सी मशीन को नोज के अंदर डालकर देखते हैं कि आपकी हड्डी या स्किन तो नहीं बढ़ रखी। और नोज में एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, दैट इज DNS, डेविएटेड नेजल स्पेक्ट्रम, यानी नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना। इसके लिए आपको TR मिलता है और यह प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली ठीक हो जाती है और इसी तरह से आपके थ्रोट भी चेक कर लिए जाते हैं। इसके बाद अगर आपका ENT में कोई प्रॉब्लम नहीं निकलता है तो आपको ऑडियोमेट्री के लिए ले जाया जाता है। ऑडियोमेट्री की बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, एक होती है एयरफोर्स के लिए और दूसरी होती है आर्मी के लिए। एयरफोर्स वाली ऑडियोमेट्री में आपको एक बड़ी सी हेडफोन पहनाई जाती है और आपको इसके साउंड को आइडेंटिफाई करना होता है। जबकि आर्मी वाली ऑडियोमेट्री में आपके एक कान में कार्डबोर्ड रखा जाता है और पेन से रब किया जाता है और पीछे से एक डॉक्टर कुछ शब्द या नंबर बोलते हैं जिसे सुनकर आपको बोलना होता है। इसे मेडिकल भाषा में विस्परिंग कहते हैं, यानी आपकी विस्परिंग पावर को देखते हैं। तो इस तरह से आपका ENT टेस्ट समाप्त होता है। अब आपकी डे 3 स्टार्ट होती है। डे 3 में आपका होता है डेंटल टेस्ट। इसके लिए आपको डेंटल OPD में ले जाया जाता है और डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं। डेंटल पॉइंट आपके मिनिमम 14 होने चाहिए सेलेक्ट होने के लिए। डेंटल में आपका पायरिया, क्रॉस बीट, कहीं दांत ज़्यादा खराब तो नहीं है और नंबर ऑफ टीथ कितनी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जनरली डेंटल बहुत इजी होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई रिजेक्शन नहीं मिलता। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो है मेडिसिन, जिसे मेडिसिनल टेस्ट कहते हैं। इसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट एंड चेस्ट एक्सपेंशन को चेक किया जाता है। आपके स्क्रीन पे इसका डेटा दिया हुआ है कि कितने हाइट पे कितने वेट होने चाहिए। इसमें आपके 5 kg कम या ज़्यादा वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरवेट या अंडरवेट होने पर आपको TR भी मिल सकता है। चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेजर करने के बाद इसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दे दी जाती है। फिर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चेक करते हैं और वे अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे की रिपोर्ट भी चेक करते हैं। और इस तरह से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और डे 3 भी समाप्त हो जाता है। डे 4 की शुरुआत आपकी कुछ इस प्रकार होती है। डे 4 में आपका सर्जिकल टेस्ट होता है। इसमें आपको सर्जिकल OPD में ले जाया जाता है और कुछ कैंडिडेट्स का ग्रुप बना दिया जाता है। इस टेस्ट में आपको सिर्फ अंडरवियर पहनना अलाउडेड होता है, क्योंकि इसमें आपके नॉक नीस देखे जाते हैं, शोल्डर और हैंड के बीच का एंगल देखा जाता है, जिसे केयरिंग एंगल भी कहते हैं। आपके स्वेटिंग हैंड्स चेक किए जाते हैं, पिजन चेस्ट चेक किया जाता है, फिर आपके फ्लैट फुट चेक करते हैं एंड देन आपका इंडेक्स फिंगर को चेक किया जाता है ट्रिगरिंग के लिए। पैरों के नसों को भी चेक किया जाता है। इसके बाद वे स्किन को भी अच्छी तरीके से देखते हैं। इसी तरह से आउटर सर्जिकल हो जाने के बाद इनर सर्जिकल होता है। इसमें आपके इंटरनल पार्ट्स को चेक किया जाता है कि कहीं इंटरनल पार्ट्स में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं। तो ये सारे टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। और जो लास्ट डे होता है दैट इज़ डे 5, वो होता है आपका कॉन्फ्रेंस डे।
इस दिन आपको बताते हैं कि आपको कितने टीआर मिले हैं और टीआर मिलने पे आपको आगे का प्रोसीजर समझाते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। आपको एमआरओ का फॉर्म भराते हैं जिसमें आपको भरना पड़ता है कि आपको किस चीज़ के लिए टीआर मिला है, और इसी फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप आगे कहाँ डिपोट करेंगे एएमबी यानी अपील मेडिकल बोर्ड के लिए। टीआर को जहां ठीक कराने जाते हैं उसे ही एएमबी कहते हैं, और अगर अपील मेडिकल बोर्ड में भी आप अनफिट होते हैं तो आप रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इसमें भी अनफिट होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद आप किसी भी तरीके से मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। इसी तरीके से आपका 5 दिनों का एसएसबी मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।